हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। आप इसको देखकर काफ़ी एक्सप्लेन भी अपने आंसर को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और चैप्टर 7 है ये, क्लास 11 की शारीरिक शिक्षा की बुक का। चैप्टर 7 का टाइटल है खेलों में शरीर रचना विज्ञान व शरीर क्रिया विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत। तो ये आपका चैप्टर का टाइटल है। इसी के हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ भी अपलोड कर चुके हैं एंड एक्सप्लेनेशन वीडियो जो कि 1 शॉर्ट वीडियो थी, पूरी एक वीडियो में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है, वो सब अपलोड कर दिया है। इससे पहले के सारे चैप्टर्स भी अपलोड हैं। अगर आपको देखना है तो कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप जाके देख सकते हैं कोई भी वीडियो। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एमसीक्यूज़ की जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसकी इस बार एक सेपरेट वीडियो डाल दी है। कुछ ज़्यादा उसमें एमसीक्यूज़ थे तो थोड़ी 10 मिनट की वीडियो है वो। तो आपको अगर इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ देखने हैं तो आप अलग से वो वीडियो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है, आपको मिल जाएगी। ये है हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स का होता है, 2 अंक का लघु उत्तरीय कहते हैं इनको। तो लघु उत्तरीय यानी जो शॉर्ट वाले होते हैं 2 मार्क्स में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें पूछा है हमसे शारीरिक शिक्षा में मानव रचना विज्ञान एवं शरीर क्रिया विज्ञान, इन दोनों का महत्व बताइए। महत्व यानी इम्पोर्टेंस। शारीरिक शिक्षा में यानी फिजिकल एजुकेशन के अंदर इन दोनों विज्ञान की, विज्ञान किसे कहते हैं? साइंस की। एक मानव के रचना की साइंस और एक शरीर की रचना की साइंस। यानी शरीर की, जो मानव का शरीर है उसकी रचना किस प्रकार हुई और उसके जो क्रियाएं हैं, शरीर की क्रिया, शरीर के क्रिया की जो साइंस है, विज्ञान, मानव रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान, इन दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है शारीरिक शिक्षा के अंदर। तो इसके आंसर होगा, सबसे पहली इंपॉर्टेंस है कि खेल का चयन करने में सहायता करता है। खेल का चयन करने में बहुत हेल्प करता है ये दोनों ही। अगर हम इन दोनों विज्ञान की बात करें, शरीर रचना विज्ञान शरीर के बारे में जानकारी भी देता है हमें। शरीर रचना विज्ञान क्या करता है? हमारी शरीर की रचना किस प्रकार हुई उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। और थर्ड पॉइंट है पुनर्वास की प्रक्रिया में मदद करता है। पुनर्वास यानी कि हमारी अगर कोई चोट लग गई है तो उसको पुनर्वास करने में, उसको जल्द से जल्द ठीक करने में हमारी हेल्प करता है। 4th है खेल चोटों से बचाव में सहायक होता है कि खेल में जल्दी हमें कोई चोट नहीं लगेगी। हमें खेल में जो चोटें लग जाती हैं उससे हमारा बचाव करता है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये दोनों साइंस जो हमारी हेल्प करती हैं। तो ये है, इनकी स्टडी से हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। ये 4 पॉइंट थे। अगर लॉन्ग में आता है ये आंसर तो उसमें आपको कुछ पॉइंट्स बढ़ा देने होंगे। मैंने जब एक्सप्लेनेशन वीडियो डाली थी तो उसमें आपको टोटल 20 पॉइंट्स बताए थे इसके महत्व के, उनमें से ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें पूछा है मानव शरीर के मुख्य तंत्र कौन से हैं। ये भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तो इसमें भी कर देते हैं। मानव शरीर जो ह्यूमन की बॉडी है उसके मेन फंक्शंस क्या हैं? तंत्र कहते हैं फंक्शंस को, सिस्टम्स को। मुख्य तंत्र 8 से 9 होते हैं। इसमें 8 जो मेन फंक्शन है उसके बारे में बात करी है। तो मानव शरीर के आंसर क्या होगा? मानव शरीर के जो मुख्य तंत्र हैं, मेन जो सिस्टम्स हैं इंटरनल, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या काम होते हैं वो सब। पहला कौन सा है? पहला है कंकाल प्रणाली। कंकाल प्रणाली मतलब जो कंकाल से रिलेटेड है, स्केलेटन सिस्टम जिसको कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा है मांसपेशी तंत्र यानी मस्कुलर सिस्टम। तीसरा है पाचन तंत्र, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना पचता है, वो वाला जो सिस्टम होता है उसको कहते हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम इंग्लिश में कहा जाएगा। 4th है श्वसन प्रणाली। श्वसन प्रणाली भी कह सकते हैं, श्वसन तंत्र भी कह सकते हैं। ये होता है श्वसन यानी सांस से रिलेटेड। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इसको कहा जाता है इंग्लिश में। 5th है तंत्रिका तंत्र जिसको इंग्लिश में नर्वस सिस्टम कहा जाता है। 6th है हमारा ग्रंथियां प्रणाली, ग्रंथियों से रिलेटेड। 7th है उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम, जब बॉडी का एक्सक्रेट होता है वेस्ट मटेरियल। 8th है प्रजनन प्रणाली यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये हमारे टोटल 8 सिस्टम थे। ये मेन हमारे बॉडी के इंटरनल जो सिस्टम होते हैं, मुख्य तंत्र होते हैं, वो लिखने हैं। अब आप अगर लॉन्ग में आता है ये क्वेश्चन तो आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करना होगा। नेक्स्ट है हमारा 3rd क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछा है
मानव शरीर में अस्थियों के कार्य बताइए, यानी अस्थियों के क्या कार्य हैं मानव शरीर में। ह्यूमन की बॉडी में अस्थियां होती हैं, उसके फंक्शन क्या है, उसके काम क्या हैं। तो ये ऑप्शन में जो हमारे 3 पॉइंट दे रखे हैं, यानी हमारा जो आंसर है उसमें 3 पॉइंट में आंसर कंप्लीट है, क्योंकि सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। लॉन्ग आएगा तो लॉन्ग आंसर लिखना होगा। तो अस्थियों का क्या कार्य है? सबसे पहले खनिजों का भंडारण करती है। अस्थियां क्या करती हैं? हमारे जो खनिज है उनका भंडारण। दूसरा, शरीर को आकृति प्रदान करती है। हमारे शरीर जो है, हमारी जो बॉडी है उसको एक शेप देती हैं, उसको एक आकृति देती हैं। थर्ड ऑप्शन है, मांसपेशियों को सहारा देती हैं, यानी अस्थियां, हमारी अस्थियां कहते हैं हड्डियां को, हमारी जो बोन्स होती हैं। तो जैसे स्केलेटन होता है, जैसे म्यूजियम्स में जो स्केलेटन रखता है वो क्या करता है? हमारे शरीर को सहारा देता है, मांसपेशियों को सहारा देता है, हमारी जो मसल्स होती हैं उनको सहारा मिलता है। स्किन होती है वो किस पे होती है? गोश्त होता है वो किस पे होता है? हड्डियों के ऊपर होता है। तो हड्डियां एक बेसिक पॉइंट है, हमारी बॉडी का बेस है एक, तो वो सहारा देती हैं हमें। फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें पूछा है श्वसन प्रणाली के कार्य क्या हैं। श्वसन प्रणाली यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम सांस लेते हैं, उसके क्या क्या कार्य हैं। तो पहला हो जाएगा हमारा आंसर का फर्स्ट पॉइंट कि मुख्य कार्य में 3 पॉइंट दे रखे हैं। हवा और खून के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, यानी हवा में जो ये हवा होती है, हमारा इन्वायरमेंट है, उससे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो इन दोनों के बीच, हवा और खून के बीच ऑक्सीजन का, O2 का और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का इनहेल और एक्सहेल चलता है। सेकंड पॉइंट है ध्वनि उत्पन्न करने के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्वसन प्रणाली ध्वनि आवाज़ के लिए, ये वोकल रिकॉर्ड्स की ध्वनि उत्पन्न करने में मदद करता है, हमारे आवाज़ को, हमारे वोकल्स को। थर्ड पॉइंट है रक्त pH, यानी जो pH वैल्यू होती है हमारे ब्लड की, रक्त की, उसको नियमित करने में, उसको बैलेंस करने में ये भी हमारी हेल्प करता है। तो ये है श्वसन प्रणाली के 3 मुख्य कार्य। फिफ्थ क्वेश्चन है जिसमें पूछा है श्वसन जो होती है ना वो 2 तरह की होती है। जब एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई थी तो उसमें बताया था 2 प्रकार होते हैं श्वसन के। एक होता है जो बाहर की होती है, बाहर जिसको कहते हैं, और एक होती है आंतरिक, यानी जो अंदर की सांस होती है। तो ये क्वेश्चन में पूछा है, इन दोनों के बारे में आपको बताना है, बाह्य और आंतरिक श्वसन, इन दोनों के बारे में बताइए। तो आंसर में है सांस लेना और सांस छोड़ना श्वसन की 2 प्रक्रियाएं हैं, सांस लेना और एक सांस छोड़ना, सांस को अंदर लेना, सांस को बाहर छोड़ना। श्वास प्रक्रिया के दौरान, इस प्रोसेस में जब सांस लेते समय ऑक्सीजन रक्त के साथ मिल जाती है, हमारी ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो वो ब्लड के साथ मिल जाती है अंदर जाके, तो सांस छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से निकल जाती है, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो हमारे ब्लड से बाहर निकल जाती है। इस तरह हमारा जो ब्लड है वो फिर शुद्ध हो जाता है। बाहर श्वसन प्रक्रिया फेफड़ों में होती है, जो बाहरी श्वसन होती है, बाहरी श्वसन कहेंगे, वो वाला प्रोसेस जो है वो फेफड़ों में होता है, हमारे लंग्स में। जो आंतरिक श्वसन की प्रक्रिया है वो ऊतकों और कोशिकाओं में होती है, हमारे सेल्स में होती हैं। ऑक्सीजन से पूर्ण रक्त ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान ऊतकों और कोशिकाओं में प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्सीजन जिस हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में जब ऑक्सीजन हो जाता है, बिल्कुल भरपूर ऑक्सीजन होता है, तो हमें क्या, हमारी बॉडी को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, एनर्जी के उत्पादन की प्रक्रिया होती है, और उसके दौरान जो भी सेल्स वगैरह हैं उनमें वो ऑक्सीजन प्रयोग किया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों और कोशिकाओं में प्रयोग किया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों और कोशिकाओं से रक्त द्वारा फेफड़ों तक पहुंचा दी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचा दिया जाता है कहाँ पर? फेफड़ों तक। तो ये था बाह्य और आंतरिक श्वसन में थोड़ा सा डिफरेंस, और इनके बारे में हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा है स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल प्रणाली के बारे में, इसके कार्य क्या होते हैं। तो कंकाल प्रणाली के क्या कार्य होते हैं, यहाँ पर मुख्य कार्य दे रखे हैं। फर्स्ट है आकार और संरचना। पहला आकार और संरचना है, यानी कंकाल क्या करता है, आकार देता है हमारी बॉडी को। मानव का आकार लंबा होना, छोटा होना, पतला होना, किसी इंसान का मोटा होना, ये सब कंकाल पे ही निर्भर करता है। दूसरा है समर्थन अथवा सहारा, हमें हमारी बॉडी को सहारा देता है। एक तो आकार बनाता है बॉडी की, संरचना बनाता है, बॉडी को सहारा देता है, समर्थन देता है। हड्डियाँ हमारी मांसपेशियाँ प्रणाली को समर्थन प्रदान करती हैं, जिससे गति संभव होती है, ये मानव शरीर को सहारा देती हैं। एक तो सहारा भी देते हैं जो हड्डियाँ होती हैं। तीसरा है संरक्षण। संरक्षण क्या है, हड्डियाँ हमारे महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करती हैं। हड्डियाँ क्या करती हैं, हमारे जो कोमल सेल्स, जो ऐसी बोन्स होती हैं, सॉफ्ट जो अंग होते हैं,
कोमल अंग उनकी रक्षा भी करती हैं, महत्वपूर्ण अंगों की। उदाहरण के तौर पे खोपड़ी की, मस्तिष्क की, हमारे दिमाग की, पिंजरा दिल की, फेफड़ों की और आग्नेयाशय, इन सब की सुरक्षा करती हैं। फोर्थ है उत्तोलक। और क्या करती हैं हड्डियाँ, यानी स्केलेटन जो सिस्टम है, तो कंकाल और क्या करता है, उत्तोलक यानी जिसको हम लीवर कहते हैं इंग्लिश में, लीवर। हड्डियाँ एक साधारण मशीन की तरह एक लीवर के रूप में काम करती हैं। किसके रूप में, एक लीवर के रूप में काम करती हैं हड्डियाँ। कैसे, उदाहरण के लिए एक वज़न उठाने के लिए क्रोबार की तरह बाँह की हड्डी का जोड़ धुरी के रूप में कार्य करता है। अगर हमें कोई वज़न उठाना है तो क्या होगा, हमारी जो बाँह की हड्डी है उसका जो जोड़ है उसके रूप में कार्य करता है और वज़न उठाने में फिर हमारी मदद करता है। तो बाँह की हड्डी का इसमें यूज़ किया जाता है। यह फिफ्थ पॉइंट है स्टोर हाउस, यानी हड्डियों का खोखला भाग अस्थि, मज्जा, कैल्शियम, पोटेशियम, लोहा आदि जैसे विभिन्न खनिजों और नमक के लिए एक गोदाम की तरह कार्य करता है। यानी स्टोर हाउस भी होता है, ये एक गोदाम की तरह कार्य करता है इन सारे खनिजों के लिए, कैल्शियम, पोटेशियम, लोहा, आयरन। सिक्स्थ है हमारा जंक्शन। ये मांसपेशियों को जंक्शन प्रदान करता है जिससे कि वह गति करने में सक्षम होती है, यानी गति मतलब स्पीड करने में एबिलिटी प्रोवाइड करता है जंक्शन। सेवंथ है सुएं की मरम्मत, यानी खुद की मरम्मत। हड्डियां जब क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तब वे सुएं को मरम्मत करने में सक्षम होती हैं। तो खुद हड्डियां अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जब क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो वो खुद की मरम्मत करने में भी सक्षम होती हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसे पूछा है अस्थियों का वर्गीकरण कर विस्तार से समझाइए। तो हमें विस्तार से समझाना है, थोड़ा लॉन्ग वाला क्वेश्चन है ये। विभिन्न अस्थियों को, अलग अलग जो अस्थियाँ होती हैं हमारी, बहुत तरह की अस्थियाँ होती हैं, अस्थियाँ यानी जो हड्डियाँ होती हैं, उनको हमें वर्गीकरण करके डिस्क्राइब करना है और एक्सप्लेन करना है अच्छे से। तो सबसे पहले हड्डी होती है लंबी हड्डी। ये हड्डी लंबी होती है और चौड़ी भी होती है। ये उत्तोलक, लीवर की गति का कार्य करती है। उदाहरण के लिए बाँह की हड्डियाँ ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, टांग की हड्डी फीमर, टिबिया और फिब्यूला, ये सारी, जैसे कि ये उदाहरण के लिए सारी हड्डियों के नाम थे, जैसे कि फेमर, रेडियस, अल्ना। तो ये सारी जो हड्डियाँ थी, ये आप इस में देख सकते हैं। जो हमारी हड्डियाँ हैं, ये सारी हड्डियाँ जो हैं ये इसके रूप में कार्य करती हैं। लंबी हड्डियाँ ये सब, टांग की, हाथ, ये सब, ये हमारी है बोन्स, और ये हमारी है छोटी अस्थि, ये शॉर्ट बोन्स हैं, छोटी अस्थियाँ होती हैं। अभी हमने बात करी थी लंबी अस्थियों के बारे में, ये लंबी हड्डियाँ थी, ये लॉन्ग बोन्स थी। अभी हमारी शॉर्ट बोन्स हैं जो कि हमारी उंगलियों की होती हैं। हमारे कान की हड्डी जो होती है वो छोटी हड्डी होती है, शॉर्ट होती है। ये इरेगुलर बोन होती है, अव्यवस्थित हड्डी, ये वाली, ये रीढ़ की हड्डी है। नेक्स्ट है ये चपटी हड्डी होती है जिसको फ्लैट बोन्स कहा जाता है। ये सब, ये सारे फ्लैट बोन्स के पार्ट हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ है वो डायग्राम से। छोटी हड्डी होती है, फ्लैट यानी चपटी हड्डी होती है, तिल्लाकार हड्डियाँ होती हैं, अनियमित या फिर अव्यवस्थित हड्डी होती है, और सुचूरल हड्डियाँ होती हैं। छोटी हड्डी कौन कौन सी होती है? ये हड्डियाँ घन के आकार की छोटी होती हैं, घन के आकार की होती है। कलाई की जो हड्डी होती है उसको, वो छोटी हड्डी होती है, और पंजों की जो हड्डियाँ होती हैं वो छोटी होती हैं, जैसे कि मेटाटार्सल कार्पल। थर्ड है हमारा फ्लैट यानी चपटी हड्डियाँ। ये अस्थियाँ स्पॉन्जी अस्थि की केंद्रित परत की बनी होती हैं जो दृढ़ अस्थि की दो बाहरी परतों के बीच जकड़ी रहती हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो उदाहरण में है कंधों की हड्डियाँ चपटी हड्डियों में आएगी, और एक पसलियों की हड्डियाँ जो होती हैं वो भी चपटी होती हैं। तो ये दो इसके उदाहरण हैं। और ये कैसी होती हैं? ये अस्थियाँ स्पॉन्जी अस्थि की जो परत होती है उसकी बनी होती हैं। फोर्थ है तिल्लाकार हड्डियाँ। इसकी संरचना एक बीज की तरह होती है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तिल्लाकार, मतलब एक बीज जैसा होता है।
इसलिए इन्हें तिलाकार कहा जाता है। उदाहरण के लिए जो हथेलियाँ होती हैं उनकी हड्डियाँ, पैरों का जो निचला भाग होता है और जो हमारा टखना होता है उसकी हड्डियाँ, ये तिलाकार होती हैं। 5th है अनियमित हड्डियाँ या फिर अव्यवस्थित हड्डियाँ। इन हड्डियों का आकार बाकी सब हड्डियों से अलग होता है, सबसे डिफरेंट होता है, इसलिए इन्हें अव्यवस्थित हड्डियाँ कहते हैं। उदाहरण के लिए चेहरे की जो हड्डियाँ होती हैं वो अव्यवस्थित होती हैं। सुचुरल हड्डियाँ 6th जो कि लास्ट है, ये हड्डियाँ खोपड़ी के जोड़ के बीच पाई जाती हैं, यानी जो हमारे खोपड़ी में जोड़ हैं उनके बीच में होती हैं ये, तो उनको कहा जाता है सुचुरल हड्डियाँ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा है हमारे शरीर के विभिन्न जोड़ों का वर्णन कीजिए। यानी जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर वेरियस टाइप्स के जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, जोड़ कहते हैं जॉइंट्स को। तो विभिन्न जोड़ों का आपको वर्णन करना है। तो जोड़ निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आंसर में आपको लिखना है, जोड़ निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अचल या रेशेदार जोड़, दूसरा होता है आंशिक चल या उपस्थित चल, तीसरा होता है स्वतंत्र रूप से चल जोड़। ये सब मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो में बता चुकी हूँ आपको। रेशेदार जोड़ कह दो या फिर अचल जोड़ कह दो, एक ही बात है। ये कौन से होते हैं? ये जोड़ कभी नहीं हिलते ये, इसलिए ये अचल होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है खोपड़ी के जो जोड़ होते हैं वो। सेकेंड है आंशिक चल या फिर उपस्थित चल, इसके भी 2 नाम हैं, कोई एक याद रख सकते हैं जो आपको ईजी लगे। ये जोड़ बहुत हल्की गति प्रदान करते हैं, बहुत हल्की, जैसे कि पैल्विक जॉइंट जो होते हैं, हिंदी में मेरुदंड जोड़ कहते हैं। थर्ड होता है स्वतंत्र रूप से चल जोड़। ये जोड़ हमारे शरीर को अलग अलग गतियाँ प्रदान करते हैं और ये 5 प्रकार के होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, इसके 5 प्रकार होते हैं। पहले वाले के कोई प्रकार नहीं है, दूसरे वाले के कोई प्रकार नहीं, जो तीसरा वाला है उसके 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले कब्जेदार जोड़, दूसरा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंदी में गेंद और गड्ढा जॉइंट जोड़। 4th है कीलक जोड़ यानी पाइवट जॉइंट। 5th है काठीदार जोड़ यानी सैडल जॉइंट। और नेक्स्ट है हमारा फिसलनदार जोड़, ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ये 5 इसके प्रकार हैं थर्ड वाले के। तो पहला वाला कब्जेदार जोड़ को पढ़ते हैं। ये जोड़ आगे और पीछे गतिशीलता प्रदान करते हैं, जैसे कि घुटने में होते हैं ये, और कोहनियों के जोड़ होते हैं, हमारे हाथ की कोहनी के और पैर के घुटने के। दूसरा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये जो जोड़ होते हैं उसमें एक हड्डी में गड्ढा होता है तथा दूसरी हड्डी में गेंदनुमा उभार होता है, यानी गेंद की तरह होता है, और दूसरे में सॉकेट यानी कि गड्ढा होता है एक। दोनों एक दूसरे में स्थिर हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे में घुस जाते हैं, जैसे कंधे का जो जोड़ होता है वो और एक कूल्हे का जो जोड़ होता है वो एक बॉल की तरह शेप होगा और एक सॉकेट यानी कि गड्ढे की तरह होगा। तो कंधा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है पाइवट जॉइंट यानी कीलक जोड़। इस जोड़ से धुरीनुमा गति प्राप्त होती है, इसके एग्जाम्पल है गर्दन का जो जोड़ है। 5th है सैडल जॉइंट यानी काठीदार जोड़। इस जोड़ में एक हड्डी दूसरी के ऊपर लगी रहती है, यानी अगर एक हड्डी है तो वो एक हड्डी के ऊपर दूसरी हड्डी लगी रहेगी, जो जैसे कि हमारी कलाई का जोड़ होता है, वो इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट, जिसको हम फिसलनदार जोड़ कहते हैं। इस प्रकार के जोड़ों में फिसलने वाली गति होती है, यानी फिसल जाता है कोई भी। इस प्रकार के जो जोड़ होते हैं वो कलाई और टखनों में होते हैं। तो ये कुछ फिगर दे रखी हैं, इन इमेजेस को आप देख सकते हैं। ये है काठीदार जोड़ है ये वाला, ये है गेंद और गड्ढा यानी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और बाकी ये 2 डायग्राम हैं। ये है फिसलनेदार वाले जोड़, फिसलने वाले, ये है थोड़ी गति वाले जोड़, ये है खोपड़ी का अचल जोड़ जो होते हैं। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा है मानव हृदय का चित्र बनाकर, यानी चित्र बनाने के लिए भी आ सकता है। इस क्वेश्चन से हमें ये पता लगा मानव हृदय, हमारे हार्ट का आपको इमेज बनानी है, ड्रॉ करना है और उसके संरचना का वर्णन भी करना है। फिर ह्यूमन हार्ट बनाना है, ये रहा ह्यूमन हार्ट, और इसके टाइप्स जैसे लिखे हुए हैं ये पूरा आपको बनाना होगा और इसके टाइप्स भी लिखने होंगे सारे। ये ह्यूमन हार्ट है, थोड़ा सा आप मिलता जुलता भी बना देंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसमें आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, सब आपको मेंशन करना पड़ेगा।
और उत्तर है इसका आंसर में क्या दे रखा है, मानव हृदय का आकार कैसा होता है, एक मुट्ठी के बराबर होता है। अगर हम एक मुट्ठी बंद करें तो इसके बराबर, इसके शेप का, एक मुट्ठी के आकार का होता है इंसान का जो हृदय है। हृदय के 4 कक्ष होते हैं, या कक्ष कह लीजिए या 4 वेशम कह लीजिए, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं 4 चैम्बर्स। देयर आर 4 चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट, जो कि पार्टों द्वारा विभाजित होते हैं। नेक्स्ट है दायां आनलिद, दायां निलय, बायां आनलिद और बायां निलय। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे 4 चैम्बर्स को आर्टरीज और वीन। लेफ्ट आर्ट, यह है राइट वेंट्रिकल, यह है लेफ्ट वेंट्रिकल, यह है राइट एट्रियम और यह है लेफ्ट एट्रियम। ये होते हैं आर्टरीज एंड वीन्स होती हैं वेंट्रिकल। वेंट्रिकल को वीन्स भी कहते हैं, हिंदी में इसको आनलिद कहते हैं और निलय कहते हैं। दोनों आंतलिद की दीवार बहुत पतली होती हैं, दीवारें जो होती हैं वॉल वो बहुत पतली होती हैं, जो सिराओं से रक्त प्राप्त करती हैं, यानी ब्लड को लेती हैं। दोनों निलय मोटी दीवारों से बने होते हैं और जो निलय होती हैं वो मोटी दीवारों से बने होते हैं। इतना डिफरेंस पता लगा। जो आनलिद होते हैं वो पतली दीवार और जो निलय होते हैं वो मोटी दीवार के बने होते हैं। और जो निलय हैं उसके हृदय से पंप की भांति रक्त बाहर जाता है। दायां आनलिद शिराओं से कार्बन डाइऑक्साइड से भरा रक्त लेकर फेफड़ों तक भेजता है। हृदय एक पंप की भांति कार्य करता है, पंप की तरह कार्य करता है हमारा हार्ट, ताकि पूरे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट किया जाए, ब्लड को, रक्त को फैलाया जाए। हृदय में 2 तरह के वाल्य होते हैं जो कि रक्त को सही दिशा में प्रवाहित करते हैं। आंतलिद और निलय के बीच के वाल्य कस्पीड वाल्व्स, कस्पीड हम कह सकते हैं, कस्पीड वाल्व कहलाते हैं। इंग्लिश में उसको कस्पीड वाल्व कहते हैं। दूसरे वैल्यू सेमिल्यूनार कहलाते हैं। तीसरा, निलय में संकुचन होने पर कस्पीड वाल्व बंद हो जाता है ताकि रक्त धमनियों में वापस ना चला जाए, यानी जो ब्लड है वो दोबारा से धमनियों में ना चला जाए। जैसे ही निलय का संकुचन बंद होता है, सेमिल्यूनार वाल्व बंद हो जाते हैं, बंद हो जाता है कि रक्त निलय में वापस ना चला जाए। तो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा ये लास्ट वाला क्वेश्चन, हृदय वाला, आपको थोड़ा समझना है। आप हार्ट की इमेज देखें, उसके थ्रू थोड़ा सा समझने की कोशिश करें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके क्या क्या डायग्राम बनाना ज़रूरी है। जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे और उसको नहीं समझेंगे तो जब तक समझ नहीं आएगा। बाकी इसके अलावा सारे क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए थी वीडियो, तो आप अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, press bell icon also. So thanks for watching and bye.